आइए आइएगा, पहले सवाल पे आते हैं। 2008 के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। और ये सवाल जो है कि आपको उपयोग नहीं होगा, काहे कि कब का पूछा है, 2001 का जनगणना पूछा है। देख लेते हैं सवाल तभी। आइए पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला सवाल आपका बोल रहा है, 1 मिनट कलर का पेन चेंज कर लेता हूं, चलेगा। बिहार बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है किसके अनुसार? 2001 के अनुसार जो है कि आपको कितना था, तो ये 47.53 था। ये प्रश्न 45। उपयोगी नहीं है, इसके सॉल्यूशन उपयोगी होने वाले हैं, है ना। देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार फोकस कीजिए, और 2001 अब जो है कि महत्वपूर्ण नहीं है। 2011 के हिसाब से अब बात कर लेते हैं। 2011 के जनगणना के हिसाब से जो है कि आपको बिहार का साक्षरता दर कितना परसेंट दिखेगा? 61.08% जो है कि आपको, सॉरी 61.08 नहीं, 8% जो है कि आपको दिखेगा। जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर की बात करेंगे 71.2%, और महिला का 51 कितना परसेंट, 51 जो है कि आपको 5% जो है कि आपको दिखाई देगा। 2011 के संशोधित जो है कि आपको देखिए, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है ना कि दुद्दू को डेटा 2011 में कभी ई देता है कभी वो देता है। हुआ है ना, कितना बार क्लास में भी पूछे हैं कि कभी ई दे रहा है तो कभी ई दे रहा है। होता कैसे है कि 2011 में जो जनगणना हुआ ना, उसमें एक बार फाइनल रिपोर्ट आया, और फाइनल आने के बाद फिर से उसी रिपोर्ट को एक बार और संशोधित किया गया, और संशोधित करके एक बार और उसका रिपोर्ट को प्रकाशन जो है कि आपको किया गया। जब संशोधित आया ना, तो संशोधित वाला रिपोर्ट में आया बिहार का साक्षरता दर कितना, तो बिहार का साक्षरता दर 63.82% जो है कि आपको दिखाया। ठीक है। जबकि इसमें पुरुष का कितना दिखाया, तो पुरुष का दिखाया 73.39%, 39। और महिला का कितना दिखाया, 53 जो है कि आपको 33% जो है कि आपको दिखाया। हो सकता है कि महिला वाला में ऑप्शन में ई रहे, या महिला वाला में ऑप्शन में ई रहे, पुरुष वाला में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक को डेटा रहेगा, दोनों डेटा नहीं देगा, ठीक ना। ज्यादातर डेटा ये ऊपर वाला ही उपयोगी है, ऊपर वाला को ही लेके चलिएगा। ज्यादा सवाल यहीं से आता है, ऊपर वाला से ही जो है कि आपको आता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि सर्वाधिक जो है कि साक्षर जिला कौन सा है, सॉरी साक्षर केरल। राज्य की बात करेंगे, ये केरल जो है कि आपको होगा। यहाँ पे साक्षरता दर की बात करेंगे 93.91% होगा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करेंगे, कौन होगा, अपना बिहार जो है कि आपको होगा, है ना। बिहार में भी सबसे अधिक साक्षर जिला की बात करेंगे, कौन सा जिला बिहार में सबसे रोहतास। अधिक साक्षर? रोहतास। रोहतास जो है कि आपको होगा। और सबसे कम की बात करेंगे साक्षरता में, कौन सा जिला? पूर्णिया। 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 पूर्णिया जो है कि आपको सबसे कम में। यस। लेकिन पुरुष में, महिला में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? रोहतास। पुरुष महिला? रोहतास। रोहतास में। लेकिन पुरुष में सबसे कम जो है कि पूर्णिया, लेकिन महिला में सबसे कम कहाँ? सहरसा। 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 हाँ, सहरसा जो है कि आपको होगा, याद रखिएगा कौन होगा, सहरसा होगा। 2011 के जनगणना पर थोड़ा सा लगा लेते हैं। अच्छा, भारत का जनगणना, जनगणना की शुरुआत जो है कि सबसे पहले 1872 में किसके काल में हुआ था? मेयो। लॉर्ड मेयो के लॉर्ड शासनकाल में जो मेयो। है कि आपको शुरुआत हुआ था। लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके काल में किया गया? लॉर्ड रिपन। रिपन के काल में जो है कि आपको हुआ था। और 1881 में नियमित तौर पे भारत की पूर्ण जो है कि आपको जनगणना हुई थी, और इसी समय से हर एक 10 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, जनगणना जो है कि आपको करवाया जाता है। जनगणना का संचालन जो है कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना। और गृह मंत्रालय भी इसमें जो है कि शामिल होता है। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है, और इसमें केंद्र सरकार जो है कि आपको करवाता है। जबकि जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का जो है कि आपको विषय होने वाला है। अर्थात अर्थात इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, ठीक ना। वर्तमान जनगणना का कार्य जो है कि जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और भारत भारत जो है कि आपको दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है कि आपको किया था। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब होता है, तो 1952 में जो है कि आपको होता है। 1911-12 में, 1911-12 यो क्वेश्चन आया दरोगा में। 1911 से 21 के दशक का जो दशक था, उसमें एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या में कितना परसेंट की गिरावट आई थी? 0 पॉइंट जो है कि 31 की गिरावट जो है कि आपको आई थी। कब? 1911 से 1921 वाला के हिसाब से जो है कि आपको आया महाविभाजक था। वर्ष माना और जाता है। भारत में, और 1921 को ही क्या कहा गया था? महाविभाजक जो है कि आपको वर्ष जो है कि आपको कहा गया था। और 1921 के बाद जो है कि ब्रिटिश
जारी है, जो अभी तक लगातार वृद्धि ही कर रहा है, ठीक ना। इसलिए वर्ष 1921 की जनगणना को भारत का सांख्यिकीय इतिहास का द ग्रेट डिवाइडिंग या महाविभाजक वर्ष के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। ये सवाल उठ के आता है कि महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाएगा, तो 1921 के जनगणना को कहा जाएगा। क्लियर है। सर घट अब गया आते हैं, था हाँ घट गया इसीलिए। था। विभाजक, विभाजक का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना, ठीक है। इसमें जो है कि सर आपको ये 10 साल में प्रमुख कारण घट क्या गया हो था। जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध। अब इसमें जो है कि आपको बहुत सारा जनगणना बढ़ने का बहुत सारा कारण जो है कि आपको है। ऐसा घटने का थोड़ी था ना कि सर, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें तो घटने प्रथम, का। घटने का सर घट है गया ना। ना सर, कितना से कितना हो गया सर? घटने का मतलब नहीं समझे, जीरो घटने पॉइंट का थ्री वन मतलब है कि परसेंट घटा था। फर्टिलिटी घटा है, 0.3। न कि जनगणना घटा है, जनसंख्या नहीं घटा है। क्या दिया है ऊपर में, यहाँ पढ़िए आपको क्लियर हो जाएगा। ये पढ़िए बर्थ वाला 1911 से 1900। बर्थ रेशियो घटा होगा सर। हाँ देखिए, ये देखिए फर्टिलिटी रेट घटा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पढ़िए यस सर। 1911 से 21 के दशक वाला पढ़िए, क्या बात लिखा है। ये वाला पॉइंट पढ़िए, ये वाला पॉइंट पढ़िए कोई। 1911 से देखिए 21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा जिसमें जनसंख्या 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि 10 सालों में बढ़ना चाहिए था, है ना। भारत में 10 सालों में क्या बढ़ना चाहिए था, मतलब पैदावार तो होगा ही, तो जनसंख्या बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ा बढ़ा नहीं, उल्टे क्या हो गया, जीरो माइनस में 0.13 की क्या हो गई थी। इससे पहले जो 1900 कब से होगा, 11 है ना, तो 11 होगा तो 1899 से 1911 तक का दशक होगा, उसमें जो मतलब बढ़ा सर होगा ना, मृत्यु ज्यादा उससे हो भी गया, जो है कि जन्म दर आपको, है कम ना, हो गया, यही ना नहीं, सर? इस जन्म दर के मृत्यु से इस पे कोई आधारित नहीं है, ये जन्म दर पर आधारित है ना। 10 की गिरावट का मतलब क्या, मतलब कि 10 साल में जो बढ़ना 10 चाहिए साल में वो बढ़ा नहीं, उल्टा क्या हो गया, उल्टा जो है कि फर्टिलिटी रेट जो है कि आपका क्या हो गया, घट गया है ना, घट गया है। पिछले वर्ष के, पिछले 10 वर्ष की तुलना में जो है कि आपको घटा है, ठीक। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि लगभग कितना, एक पॉइंट 1.3 थ्री थ्री से बढ़ के जो है कि आपको कितना, अच्छा घट के 1.25 जो है कि प्रतिशत जो है कि आपको हो गया था। इसीलिए 1951 को क्या कहा जाता है, लघु लघु विभाजक विभाजन। वर्ष लघु कहा जाता विभाजन। है। याद रखिएगा, महान विभाजक वर्ष 1921 को और लघु विभाजक वर्ष 1951 को जो है कि आपको 51। कहा जाता है। और वर्ष 1951 के बाद जनसंख्या वर्ग में काफी ज्यादा क्या हुआ, विस्फोट जो है कि आपको हुआ था। इसलिए जनसंख्या विस्फोट वर्ष भी किस वर्ष को कहा जाता है, 1951 को कहा 51। जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि 10 वर्ष के अवधि के दौरान जनसंख्या 781 लाख जो है कि आपको बढ़ी थी। कब, 1951 के बाद जो है कि 781 लाख जो है कि आपको बढ़ी थी, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि 2011 के जनगणना देश के कुल नंबर के कैमे नंबर का जनगणना था, तो कुल 15 की में बात करेंगे कुल 15वें नंबर के, जबकि स्वतंत्र भारत के कैमे नंबर के, 7 स्वतंत्र में। भारत के 7वां। 7वें नंबर के ये जनगणना जो है कि आपको रहती है। क्लियर है। सर एक और भी आता है, नियमित 14वां होता है वो। हाँ, नियमित की नियमित बात करेंगे तो नियमित कब से जुड़ेगा, तो 81 1881 से से जुड़ाएगा, है ना। तो 81 में। 1872 वाला इसको जब छांट दीजिएगा तो टोटल हो गया 14 15, 15 में से एक छट गया तो कितना बचा, 14 ही गुना बचा। यस 14। क्या क्लियर है ना, कोई दिक्कत। यस 16वीं नो जनगणना 2021 में जो है कि आपको करवानी थी, लेकिन महामारी जो है कि आपको हो गई, कोरोना का काल हो गया, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। और ये पहली बार जो 25 है में कि होगा डिजिटल सर। जनगणना होगी, जिसका जो है कि आपको स्व जो है कि गणना भी जो है कि आपको माना जा रहा है। सामाजिक आर्थिक जाति जाति जनगणना, है ना, कब हुआ था, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना जो है कि यो क्वेश्चन आया हुआ है, 1931 में जो है कि आपको हुआ था। और उसके 21 बाद के कब बाद आयोजित किया 11 गया था, उसके बाद 2011 में इसको आयोजित किया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं, भारत में जाति जनगणना करवाने वाला पहला राज्य कौन बना है, जाति जनगणना बिहार, करवाने वाला बिहार। बिहार। अब बिहार के बाद दूसरा राज्य की आंध्र बात करेंगे, प्रदेश, दूसरा कौन बना है, आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र और वही प्रदेश। तीसरा तेलंगाना। राज्य की बात करेंगे, तीसरा कौन बना है, तेलंगाना जो है कि आपको बना है। क्लियर है। आगे चलते हैं, देश में जनसंख्या नीति 2000 में लाया गया था तथा इसके अनुसार 2045 तक जनगणना स्थिर करने का क्या रखा गया है, जनगणना जो है कि स्थिर करने का उद्देश्य रखा गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब किया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना भी 11 मई 2000 ईस्वी को किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। कुल प्रजनन दर की बात करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, यह जो है कि आपको प्रति महिला
लगभग 21 बच्चों की कुल जो है कि प्रजनन दर को ही जो है कि आपको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन स्तर का प्रजनन क्षमता जो है कि आपको कहा जाता है। नोट जनगणना के बारे में आगे जो है कि आपको टॉपिक दिया होगा, पढ़ना होगा। आगे चलते हैं, फिर से 2001 की बात कर रहा है। 2001 के अनुसार बिहार की कुल जो है कि आपको कितनी जो है कि आबादी रही है, कितना होगा, 8 8 करोड़ करोड़ 28 लाख 28 लाख 78,796 जो है कि आपको रहा। ये जो है कि अननेसेसरी प्रश्न है, काहे का प्रश्न है, 2008 का सवाल है, तो उस समय कब का हुआ होगा जनगणना, 2021 का ना हुआ होगा, इसीलिए उस समय ये पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे ये पॉइंट को देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ जो है कि आपको थी, 10,40,99,452 थी। अभी लगभग कितना करोड़ बिहार की जनसंख्या 14 है, करोड़ 14 करोड़ जो है कि आपको होने वाला है। कितना है, 14 करोड़ होगा। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको कितना बताया गया है, जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 का 1106 जो है कि आपको 31 बताया गया है। किलोमीटर। और सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ होने वाला है, बिहार में। दिल्ली बिहार बिहार में सर, बिहार में तो बिहार ही होगा, शिवहर। शिवहर जो है कि आपको होगा, ठीक है ना, शिवहर जो है कि आपको होगा। बिहार में शिवहर। आगे चलते हैं, बिहार राज्य की बात करेंगे, इसका जनसंख्या घनत्व तो सभी राज्य से सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का होगा। कितना अरुणाचल होगा, प्रदेश 17 जो है कि आपको होगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली का जो है कि आपको होगा, और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम कहाँ का होगा केंद्र शासित में, बताइए। लक्षद्वीप सर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ का, अंडमान अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली का कितना है सर, 11,000 शायद बोलता है लोग। 11,000 समथिंग उसमें जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना, बिहार का लिंगानुपात 918 918, और बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे 935 जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 935 जो है कि आपको बिहार का शिशु ये वाला भी लिंगानुपात हो बढ़ जाएगा। गया है ना सर, 918 से ये भी बढ़ा है ना सर। अभी 2011 के जनगणना के 11 का हिसाब से है। ना, अब वो आप 11 जो डेटा बता रहे हैं ना, वो डेटा है किसका, बिहार सरकार का, जो आपको जनगणना करवाया गया था, जाति जनगणना, उसके आधार पर वो डेटा जो है कि आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। 2011 के जनगणना के अनुसार से फाइनल यही है लिस्ट, ठीक ना, फाइनल टैली यही है। आगे चलते हैं, 2012 आ गया, अब यहाँ से सवाल सब सही आएगा। 2012 की बात करेंगे, 2012 का सवाल है, कृषि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत जो है कि आपको योगदान है, तो कृषि का लगभग भारतीय जीडीपी में कितना परसेंट, 17% का योगदान जो है कि आपको होने वाला है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इसको खारिज किया गया है। देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं क्या क्या योगदान है। 2020-21 में कितना था, 19.99% था, जबकि 22-23 की बात करेंगे, 22-23 में कितना परसेंट है, 16.9 16.9, मतलब कि यही लगभग लगभग कितना हो गया, 17% का लगभग लगभग हो गया, है ना। जिसमें से जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर या कृषि में कितना परसेंट सबसे कम योगदान जो है किसी का होता है, लगभग कितना परसेंट, 21.82% जो है कि आपको होता है। जीडीपी में सेकंड स्थान पे आएगा कौन, तो ये आएगा, सबसे दूसरा कम योगदान होता है द्वितीय क्षेत्र का होता है, और सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी या थर्ड वाले का, है ना। तो ये टर्सरी मतलब कि थर्ड सेक्टर का जो है कि आपको होता है, और थर्ड को ही क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना परसेंट यहाँ दिख रहा है 2022 के डेटा के अनुसार, लगभग 54% जो है कि आपको दिख रहा है ना, 54% मोटा मोटी हो गया ये, है ना। 54% योगदान, मतलब कि अगर सबसे अधिक जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान है, तो तीसरा सेक्टर का सबसे अधिक योगदान जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, इसमें लगभग याद याद करना ही जो है कि आपको होगा। देखिएगा, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था का विकास होता हैगा, देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्शन का योगदान क्या होगा, योगदान उतना ही घटेगा। जीडीपी देश का बढ़ेगा तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या होगा, उतना जो है कि आपको गिरेगा, याद रखिएगा। और जीडीपी का जितना विकास होगा, तीसरा सेक्टर का भी विकास जो है कि परसेंटेज का क्या होगा, उतना ही जो है कि आपको विकास होगा। समझ रहे हैं बातों को, क्या बोलना चाह रहे हैं। जीडीपी बढ़ेगा तो तीसरा सेक्टर बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो कौन सा सेक्टर घटेगा, तो पहला सेक्टर डाउन होगा, पहला सेक्टर डाउन जो है कि आपको होते हुए जाएगा, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है कि आपको बढ़ेगा। विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में कम लोग जो है कि रोजगार में लगे होते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र में अधिक लोग क्या होते हैं, रोजगार में लगे होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का
सीधा उपयोग करता है और इस पर यह निर्भर होता है। जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। कृषि किस सेक्टर का होगा? वानिकी, मछली पालन, है ना, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब कौन सा सेक्टर का है बात कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर का, प्रथम सेक्टर का जो है कि आपको होगा। क्लियर है। दूसरा सेक्टर की बात करेंगे। दूसरा सेक्टर अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र है जिसमें वस्तु का क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। मतलब कच्चा माल से कोई माल को तैयार किया जाता है, यह द्वितीय सेक्टर में होता है। मतलब कच्चा माल से ये व्यापार को तैयार करके जो है कि बनाया जाता है और इसका उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ जो है कि आपको उत्पादन में बदलता है। द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन क्षेत्र के चीजों का मूल्य जो है कि आपको क्या करा देता है? मूल्य जो है कि आपको बढ़ा देता है ना। कपास का कपड़ा, गन्ने से चीनी, देखिएगा कैसे मतलब की बात करेंगे। आलू हो रहा है तो आलू कौन उत्पादन करता है? कृषि में होता है, मतलब किसान उत्पादन कर रहा है। तो आलू हो गया प्राइमरी में, आलू किस में हो गया? फर्स्ट में हो गया। और यही आलू का हम अगर चिप्स बना देंगे, काट उठ के इसका क्या कर लेंगे? चिप्स छान देंगे, तो ये चिप्स हो गया दूसरे नंबर में। और यही चिप्स को बेचने वाली कंपनी जो है कि आपको विभिन्न जगहों पर भारत में बेच रही है, तो कैमे नंबर की कंपनी हो जाएगी? ये तीसरे सेक्टर की जो है कि आपको हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे गन्ना, जैसे आलू का कोई रेट नहीं होता है, लेकिन यही आलू अभी जो है कि 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए किलो मिल जाएगा गाँव में, है ना। किलो मिलेगा ना जी, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए किलो मिल जाएगा आलू, है ना। और यही चिप्स को जाते हैं तो हम 15 ग्राम चिप्स जो है कि एगो पैकेट में देता था, कितना? 5 रुपया का देता है, 10 रुपया का देता है। तो ये 20 ग्राम मात्र आलू का चिप्स दे रहा है हमको 10 रुपया का, है ना, या 5 रुपया का दे रहा है। लेकिन आलू अगर हम लेने जा रहे हैं तो कितना? 1 किलो हो जाएगा उतना रुपया में हमको आलू। तो देख रहे हैं, तो प्राइमरी वाले में जो है कि पैसा जो है कि आपको नहीं देखा जाता। दूसरा वाला में जो है कि देखिएगा, तो इसमें चिप्स बना दिया तो इसका पैसा बढ़ गया। जैसे आप गन्ना का उत्पादन करते हैं, है ना, गन्ना का तो कोई कीमत नहीं है ना। गन्ना का क्या ही कीमत है? गन्ना तो ऐसे ही जो है कि आपको बेचता है। लेकिन यही चीज अगर इसी गन्ना के रस से किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है? चीनी का फॉर्मेशन जो है कि आपको हो जा रहा है। तो यही चीनी किसमें? तो यही चीनी फिर महंगा में जो है कि आपको बिकेगा। जैसे कपास का कोई रूप नहीं है, लेकिन यही कपास से कॉटन बन जाएगा और इससे कपड़ा तैयार हो जाएगा, तो उसका बहुत महंगा जो है कि आपको बिकेगा। तो वही बात जो है कि आपको बोलना चाह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में जो है कि आपको क्या होता है? महंगाई को जो है कि आपको प्राथमिक वाले चीजों को लेता है और दूसरे में तब्दील करके क्या कर देता है? चीजों को महंगा जो है कि आपको बना देता है। आगे चलते हैं। लोहा अयस्क से इस्पात का जो है कि आपको बनना, कपास, गन्ना, लोहा अयस्क, यह जो है कि आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। देख लीजिएगा, है ना। कपास प्राथमिक क्षेत्र होगा, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र होगा, लोहा प्राथमिक क्षेत्र होगा। लेकिन कपास से जो कपड़ा बना है ये कैमा नंबर का क्षेत्र में चला जाएगा? ये चला जाएगा दूसरा नंबर। गन्ना से जो चीनी बना है कैमा नंबर में चला जाएगा? दूसरा में चला जाएगा, है ना। लोहा से जो इस्पात बनाया है, इस्पात मतलब स्टील जो बना है, वो कैमा नंबर में चला जाएगा? वो तीसरा नंबर में जो है, सॉरी दूसरा नंबर में जो है कि आपको चला जाएगा। चलते हैं तीसरा क्षेत्र पे बात कर लेते हैं। तीसरा क्षेत्र का मतलब होता है जो दूसरा चीज क्षेत्र में जो बना है ना, उस चीज को बाजार में उतार कर और बेच देना, ये कैमा क्षेत्र में कहलाएगा? यह होता है तीसरा क्षेत्र में जो है कि आपको कहलाता है ना। कंपनी बेचेगी तभी ना आप खरीदिएगा। तो कंपनी क्या दे रही है? सेवा को प्रदान कर रही है, मतलब सेवा दे रही है, तब ना आप खरीद रहे हैं। तो तीसरा क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल किए हैं? तो सेवा क्षेत्र को शामिल किए हैं। क्लियर है। जो वस्तुओं का व्यय जो है कि आपको सीमाएं जो है कि आपको देता है और सेवाएं देता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और जिसमें परिवहन आता है, भंडारण आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, व्यापार आता है, शिक्षा आता है, प्रबंधन आता है, लोक प्रशासन आता है, लोक सेवा आता है, सूचना आता है, न्याय आता है, बीमा आता है। तो यह सब कैमा सेक्टर का कंपनी सब हो गया, ये कैमा सेक्टर में आ गया। ये सब तीसरा वाला में जो है कि आपको आगे सब का सब कहीं ना कहीं से देखिएगा तो सर्विस दे रहा है। परिवहन, हम लोग जब बस से चलते हैं तो क्या दे रहा है? सर्विस जो है कि आपको दे रहा है। भंडारण, कहीं पे कोई चीज रखने का तो उसको पैसा मिलता है, तो वो भी जो है कि आपको सर्विस के लिए पैसा दे रहा है। संचार, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जियो का नेट यूज कर रहे हैं, संचार ले रहे हैं, तो इसके लिए जो है कि आपको क्या दे रहा है? पैसा दे रहे हैं। बैंकिंग में भी जो है कि देखिएगा, बैंकिंग का सुविधा उपलब्ध लेते हैं तो हम लोग का एटीएम कार्ड से चार्जवा लेता है कि नहीं लेता है? बैंक चार्ज आपका काटता है कि नहीं काटता है? तो सेवा दे रहा है तो चार्ज जो है कि आपको कर रहा है। व्यापार करते हैं तो सरकार को टैक्स दे रहा है ना, तो सेवा कर रहा है तो टैक्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो है कि आपको ये सब तीसरा क्षेत्र का जो है कि आपको हो गया है। आगे देखिए, अभी और आगे अच्छा से समझ में आ रहा है ना। पहला बार चल रहा है इकोनॉमिक्स, है ना, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है। विकसित देश भी तीसरा पे ज्यादा ध्यान देता है ना। अरे जितना सारा विकसित देश है सब में तीसरे बढ़ा है। अरे जितना सारा विकसित देश आपको दिखाई देगा सब तीसरे बढ़ा है।
तभी बढ़ेगा। तीसरा, इसीलिए कहता है सेवा क्षेत्र में ज्यादा विस्तार करो कि हमारा देश का उन्नति क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो भी गरीब देश है ना, उस सब प्राइमरी सेक्टर उसका योगदान ज्यादा है। जितना भी गरीब देश देखिएगा ना, सब में किसका योगदान ज्यादा देखने को मिलेगा, प्राइमरी का योगदान ज्यादा ज्यादा देखने को मिलेगा। और जितना बड़का बड़का देश देखिएगा, सब में किसका योगदान ज्यादा देखने को मिलेगा, तीसरा नंबर सेवा का सेक्टर क्षेत्र का का। योगदान, है ना, तीसरा नंबर में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? पहला बार यहाँ पर इकोनॉमिक्स चल रहा है और अच्छे तरीका से यही आपको पढ़ा देंगे कि बाद में कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं 2012 का सवाल क्या ये बोलता तीन ही है, होता है जरा ना देखिए। सर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। हाँ, बस यही 3 सेक्टर है ना, सर ये भारत 3 में सेक्टर तीनों होगा ना, है। मिस्टेक। कोनो भी देश में तीनों होगा, भारत में क्या, तीनों किसी भी होगा, देश में तीनों होगा। बस योगदान किसी में किसी का ज्यादा होगा, किसी में कम कम होगा। ज्यादा जैसे होगा। अमेरिका विकसित है तो विकसित में तीसरा नंबर का योगदान सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाला का उसका कम होगा, प्राइमरी वाला का भी उससे भी जो है कि आपको कम होगा। देखिए, प्राइमरी का जितना ज्यादा घटेगा, प्राथमिक क्षेत्र का जितना ज्यादा जो है कि डाउन होगा, वो देश का जीडीपी उतना ही ज्यादा अप होते हुए चला जाएगा। क्लियर है? और जीडीपी जब अप होगा तो तीसरा सेक्टर का भी जो है कि पैरामीटर क्या होगा, ये भी जो है कि अप होते हुए जो है कि आपको जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आगे चलते हैं। आयात निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, सीमा शुल्क जो है सीमा कि आपको शुल्क। कहा जाता है। कौन सा शुल्क? सीमा शुल्क कहा जाता है। जो कोई चीज आयात हम करते हैं उस पे भी कोई टैक्स लगता है, या कोई भेजते हैं निर्यात करते हैं तो उस पे भी जो टैक्स लगता है उसे ही कस्टम शुल्क या सीमा शुल्क जो है कि आपको कहा जाता है। कोई कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी अगर वो भारत में कोई चीजों को मंगवाना चाहती है ना, तो भारत में जब चीज आएगा तो जो जो आपको टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर आएगा तैयो टैक्स लग जाएगा, तैयो उसको कस्टम टैक्स देना पड़ेगा। चीन से आ रहा है, भारत आ रहा है, मतलब भारत क्या कर रहा है, इसका निर्यात जो है आयात। कि आपको कर, आयात सॉरी आयात नहीं आयात सर। कर रहा है, फिर ठीक है ना, तैयो कस्टम देना है। हाँ अगर सर। भारत से कोई कंपनी जो है क्या आपको कोई चीज बना रही है, इसको चाइना भेजना है, तो ये पोर्ट पर ले जाएगा, तो ये यहाँ से भी लगेगा, तो ये क्या लग जाएगा, सीमा शुल्क जो है कि आपको लग ट्रांसपोर्ट। जाएगा। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो शुल्क होता है उसे सीमा शुल्क जो है कि आपको कहते हैं, कस्टम ड्यूटी जो है कि उसे कहा जाता है। इसका मकसद घरेलू उद्योग को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और संरक्षित जो है कि आपको करना है। उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, यह देखिएगा। आबकारी, यह एक कैसा टैक्स है, उत्पाद शुल्क, यह एक अप्रत्यक्ष जो है कि आपको टैक्स जो है कि आपको होता है। प्रत्यक्ष टैक्स का मतलब होता है कि डायरेक्ट रूप से कौन जिम्मेदार होगा, आप ही जिम्मेदार होइएगा, आप ही दीजिएगा। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप कोई कपड़ा खरीदने के लिए जो है कि आपको जाते हैं, तो आप उस पर टैक्स देते हैं, आप उस पर टैक्स नहीं देते हैं कपड़ा पर, ठीक है। काहे के लिए आप नहीं देते हैं, तो उस पर लगा रहेगा एमआरपी, लगा रहेगा, क्या रहेगा, एमआरपी लगा रहेगा। एमआरपी इसमें मतलब मानिए कि 21,000 रुपया है, तो 1,000 रुपया में ना सब कुछ इंक्लूड है, उसका शिपिंग से लेकर उसका आने ले जाने, उस पर सरकार कितना ले रहा है नहीं ले रहा है, सब कुछ डिसाइड करके कंपनी क्या लगा दी है, 1,000 रुपया जो है कि आपको रख दी है। तो 1,000 रुपया अगर बिकेगा तो सरकार को भी इसमें से क्या चला जाएगा, टैक्स जो है कि आपको चला जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन आपसे तो क्या लिया जा रहा है, रूप से आपसे तो हम लोग दे दिए हाँ ना सर। वही ना, तो ये आपसे तो 21,000 ले रहा है ना, तो 1,000 ले रहा है, लेकिन आपको तो डायरेक्ट नहीं देना है, आपको क्या ले रहा है, आपको इनडायरेक्ट रूप से ले रहा है, मतलब दिए आप इस पे भी है, लेकिन ये आप दिख नहीं रहा है कि आप दिए हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर इनकम टैक्स आप खुद कमा रहे हैं, आप खुद आपको टैक्स भरना है, तो कैसा टैक्स हो गया, आप खुद कमा के खुद भर रहे हैं, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स जो है कि आपको हो जाए। कैसा हो गया, डायरेक्ट जो है कि आपको हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो उत्पाद शुल्क जो हो गया, ये कैसा टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत के विनिर्माण की जाने वाली सभी वस्तुओं पर जो है कि आपको लगाया जाता है, जो घरेलू खपत जो है कि आपको करते हैं, है ना, खपत के लिए जो है कि आपको होता है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों एक प्रकार का कैसा टैक्स है, दोनों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष जो है कि आपको टैक्स जो है कि आपको होने वाला है। आयकर, इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स आयकर व्यक्ति और संस्थान करदाताओं को उनके द्वारा अर्जित आय और मुनाफे के संबंध में लगाए जाने वाला कर को ही कौन सा टैक्स कहते हैं, इसी को आयकर कहा जाता है। और आयकर कैसा टैक्स है, यहाँ देखिए लिख दिया है, कैसा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष सर कर जो है कि उत्पाद आपको वाला आयकर कर होने। किसको देंगे, अप्रत्यक्ष रहेगा तो? अप्रत्यक्ष रहेगा तो सरकार ना आपसे ले रही है ना, सरकार ले रही है आपसे। मतलब नहीं समझे आपका क्या कहना चाह रहा है।
सर ये उत्पाद शुल्क है ना, कोई भी चीज उत्पादन पे लगेगा तो ये अप्रत्यक्ष है, तो सर इनडायरेक्टली रूप से किसको देंगे सर? अच्छा, उत्पादन कर रहे हैं मतलब कि कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कि कपास से क्या बना दिए? कपास, आपका कोई कंपनी है कपड़ा का, उस कपास आप रॉ मटेरियल लेकर क्या बनाए? कपास से जो है कि आपको कपड़ा बना दिए, है ना? कपड़ा बना दिए मतलब उत्पादन आप किसका कर दिए? कपड़ा का कर दिए। और इस कपड़ा को कहाँ भेजिएगा? बाजार में भेजिएगा, है ना? बाजार में भेजिएगा। अब बाजार में ये कंपनी थोड़ी ना पैसा दे रही है, बाजार में भेजिएगा तो कंपनी एमआरपी लगा के भेजेगी ना, तो एमआरपी किससे लेगा? आम जनता से लेगा। मतलब इसको कौन दे रहा है? हम ही लोग ने रुपया दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अब तब नहीं कंपनी फिर सरकार को जो है कि टैक्स दे रही है, तो कहां से ले रही है? जनताएं से ले रही है टैक्स। लेकिन कैसे ले रही है? डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट रूप से पूरा Indirect। एमआरपी में जोड़ के जो है कि आपको सरकार को जाके दे रही है ना? यस सर। डायरेक्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? उत्पाद वो कंपनी सर कर रही है और कंपनी दे रही है, लेकिन कहां से ले रही है? जनता से ले रही है। क्लियर? सर मार्केट से लिया हुआ जीएसटी सब होगा। सामान अप्रत्यक्ष टैक्स ना होगा सर? हाँ, अप्रत्यक्ष में होगा बिल्कुल। सारा कुछ आप जो भी वही उठाते सीधा हैं ना सीधी जिसपे सूचना एमआरपी लगल रहता है, सब में टैक्स कुछ ना कुछ होता है। और अप्रत्यक्ष यही होता है। टैक्स और यही टैक्स सुनते हैं ना, कभी कभी सुनते होंगे कैंटीन कार्ड से सामान लेने पे सामान सस्ता मिल जाता है, सुनते हैं? यस सर, उसमें एमआरपी से टैक्स सस्ता नहीं मिलता लगता। है ना? तो उसी में ये कौन सा टैक्स? यही जो सरकार जो टैक्स ले रही है ना, यह टैक्स को क्या कर दिया जाता है? सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। और सरकार जैसे ही वो टैक्स को छोड़ देती है, वैसे ही क्या हो जाता है? वो सामान आपको सस्ता में मिल जाता है, एमआरपी से सस्ता में। क्लियर हो गया बात को? आगे चलते हैं। आयकर हो गया, आगे चलिए, आगे चलते हैं। बहुत चर्चा हो गया, बाप 11:15 हो गया। क्या माना? 5वें नंबर सवाल पे हमारे देश में प्रोग्रेसिव जो है कि इनकम टैक्स लगाया जाता है, और यह जो है कि एक ऐसा कर है जिसमें कर जो है कि योग्य राशि बढ़ने पर जो है कि आपको क्या होती है? कर की जो है कि दर भी जो है कि आपको बढ़ जाता है। बढ़ और जाती है। प्रत्यक्ष कर जो है कि आपको रिग्रेसिव जो है कि आपको माना जाता है, प्रत्यक्ष कर को। आगे चलते हैं, 5वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंकों को ऋण देता है। अभी जस्ट बताया थोड़ा देर वही पहले, रेपो रेट। करंट यस अफेयर सर। कौन सा था? रिवर्स रेपो रिवर्स रेट था ना? रेपो द आर यस यस देखिए, सर। ट्रिपल रिजर्व आर बैंक को आर देता है। आर है ना? रिवर्स रेपो रेट। एक होता है आर आर, जैसे ये बैंक हो गया एसबीआई, एसबीआई हो गया, इधर मान लीजिए आरबीआई हो गया, ठीक है? अगर एसबीआई अपना पैसा जाकर जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है, तो ये हो गया आर आर आर, मतलब कि रिवर्स रेपो रेट। मतलब ये रिवर्स कर रहा है किसको? ये दे रहा है आरबीआई को, जमा कर रहा है। अगर ये एसबीआई कंपनी आरबीआई से जाकर पैसा मांगती है, तो ये कंपनी कब कौन सा रेट लगाएगा? आरबीआई तो रेपो रेट लगाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों बात? यस सर। अगर यस आरबीआई से जाकर कोई कंपनी मांगती है, कोई बैंक मांगती है, तो उस पे रेपो रेट लगेगा। लेकिन वही बैंक जाकर अपना रुपया उसके पास ज्यादा हो जाएगा, आरबीआई के पास जमा करेगा, तो वो कौन सा करेगा? तो वो रिवर्स रेपो रिवर्स। रेट जो है कि उसको देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा है सर, ऋण देता है। ऋण हाँ, थोड़ी ऋण देता का है, मतलब जमा पैसा। करते जमा करते अच्छा, हैं वही क्या ना। लिखा है देखे? अच्छा रुकिए ना, अभी समझा देते हैं क्या लिखा है रिवर्स रेपो रेट में। रिजर्व बैंक यह को वह ऋण देते ब्याज हैं। का दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बैंकों से पैसा उधार लेता है। ठीक तो है? क्या दिक्कत है? वो क्वेश्चन पे ना सर लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। अच्छा, ऋण देता क्वेश्चन में गलती है, तब तो ये रेपो रेट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो ये जाएगा। रेपो रेट सर तो वो तो रिजर्व बैंक देगा, इसमें कह रहा है रिजर्व बैंक को देता है। एक मिनट रुक जाइए, मिटाने दीजिए, फिर से हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे गलती तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए वह बैंक दर, कौन सा वह बैंक दर है? यही ना बात बोल रहा है, वह बैंक दर कंपनी जिस पर, है ना, वह बैंक दर जिस पर बैंक, क्या बोल रहा है? जिस पर बैंक कॉमा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, ऋण का मतलब समझिएगा। वह बैंक दर कौन सा बैंक, वह बैंक दर कौन होगा जिसमें बैंक जैसे किसके SBI पास ले आके रुपया जमा कर रहा है? रुपया ले जाके रिजर्व बैंक आरबीआई के पास ऋण के रूप में रुपया जमा कर दे रहा है। तो रुपया यही तो वो ठीक तो है। सही है अब सर। क्लियर हो गया? सही तो है। अब क्लियर हो यस गया? सर।
अब क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन जमा थोड़ा कर सा रहा हूँ पढ़ने वहाँ में पे थोड़ा जाकर रिजर्व बैंक में। हाँ, रिजर्व बैंक को ऋण, ऋण का मतलब क्या हो गया, जमा जाकर रुपया उसके यहाँ जमा कर दिया, मतलब ऋण के तौर पे हम आपको दे दिए, तो हम आपके पास क्या किए, जमे न किए, आप मेरे से लिए तो मतलब आप ऋणी ना हो गए, तो रिजर्व बैंक इसमें क्या हो गया, सर ऋणी हो गया। आरबीआई सही। भी लेता है सर। हाँ, जैसे अब बैंक में अब जैसे जमा रुपया कर मार्केट में दीजिए। ज्यादा हो जाए, पर वो है तो ना। बड़ा बैंक बैंक, है ना, अरे नहीं सर। बड़ा बैंक, सुनिए अब क्या हो गया, सबके पास रुपया हो जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके पास रुपया हो जाएगा, हमारे पास रुपया हो जाएगा, तो आपको मन करेगा कोई काम करने के लिए। हमारे पास अगर 10 करोड़ रुपया आ जाएगा, हमरा की जरूरी पढ़ाने का, है ना। तो जब देखता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा रुपया आ जाता है ना, तो सब बैंक को कहता है क्या, कि सब बैंक को कहता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा रुपया है, कि मार्केट से क्या करो, रुपया को गायब करवाओ। रुपया को गायब करवाओ मतलब कि कहाँ ले आके पैसा रखिएगा, अपने घर में नहीं ना रखिएगा, बैंक ले जाके आरबीआई कहाँ दे आरबीआई देगा, के पास। आरबीआई को जो है कि आपको दे देगा। तो आरबीआई को जैसे ही बैंक ले जाके जमा कर देगा, तो मार्केट से क्या हो जाएगा, रुपया कम जो है कि आपको जाएगा, तो थोड़ा सा महंगाई उगाई पर थोड़ा सा जो है कि आपको कंट्रोल होगा। अगर मार्केट पूरा खोल दिया जाए, आरबीआई मन करा जितना आओ, तोरा जो तोरा मन जितना ले किया जा। उतना ले आके मेरे पास से जो है कि ले जाओ, तो सबके पास रुपया हर एक बैंक के पास हो जाएगा। हर एक बैंक के पास रुपया हो जाएगा, तो हर एक जनता में जो है कि बैंक बांट देगा रुपया। तो जैसे ही जनता में बांट देगा, तो कोनो के पास सबके पास पैसा हो जाएगा। अब पैसा हो जाएगा तो एक का दो रेट लगा के जो है कि आपको क्या करेगा, सामान को खरीदेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई जो है कि आपको बढ़ जाएगा। तो महंगाई को रोकने के लिए जो है कि उल्टा जो है कि आपको पैसा ले लेता है, इस ठीक है। ज्यादा आगे कैश हम भी थोड़ी घुमा चर्चा देश के देता लिए है फिर दिक्कत है दे ना देता सर। है ना सर। हाँ, ज्यादा कैश भी तो क्या आता है आपको, है बैंक जो है कि आपको खाली कागज पत्तर में आपको लोन दे रहा है, तो रुपया दे रहा है, तो कहाँ से दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं बैंक को, एक सौ कुछ दे रहे हैं। एक सौ लोन जो अर्जेंटीना देश है, सुने हैं सर, वो इतना पैसा छाप दिया था कि पूरा महंगाई बढ़ गया था। एक हाँ बोरा बोल रहा था, पैसा ले जाने पर एक थैली सामान मिलता था। हाँ, तो है कर वो है ना, ज्यादा रुपया भी जो है कि देश के लिए अर्जेंटीना। घातक सिद्ध होता है ना, घातक सिद्ध होता है। हम्म। आप जैसे जाते हैं लोन लेने के लिए, तो जब बैंक के पास रुपया रहेगा ना, तो आपको आसानी से लोन दे देगा। और जब बैंक के पास रुपया न रहेगा ना, तो बहुत जांच पड़ताल करेगा, क्या सब कुछ सही है कि नहीं है। आजकल देख रहे हैं वर्चुअल लोन दे रहा है, एगो पैन कार्ड आधार कार्ड दीजिए, 2 लाख रुपया का वर्चुअल आपको अकाउंट में लोन जो है कि आपको डिबेट कर देगा, है ना। तो ये सब वर्चुअल, पैसा ज्यादा रहेगा तो आपको दे भी देगा, लेकिन पैसे कम रहेगा तो आपको जांच पड़ताल करेगा कि सही आदमी है कि नहीं है, तब ना जो है कि आपको देगा, है ना। तो जैसे लोन लेने जाते हैं तो आप क्या देते हैं, उसको रुपया देते हैं जाके लोन लेने के लिए। 4 लाख रुपया का अगर लोन करवाते हैं, तो वो खाली कागज देते हैं, फॉर्म भरते हैं, आपको 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में हो जाता है ना। तो यही सबको अपना देखते हुए जो है कि दस्तावेज आपको ये सब रिपोर्ट्स, रेपो रेट जो है कि आपको किया गया है। आगे आइएगा, यह जो है कि आपको ब्याज दर, यह हुआ ब्याज दर होता है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, पैसा उधार देता है। रेपो रेट को पुनः जो है कि आपको खरीद दर, है ना, परचेजिंग जो है कि आपको रेट के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। तो पुनः परचेजिंग दर किसको कहते हैं, रेपो रेट को कहा जाता है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, ये सब अन्य नाम है, याद रखिएगा। पॉलिसी दर किसको कहा जाएगा, रेपो रेट को कहा जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन ऋण के लिए उपयोगी करता है, मतलब कुछ कम ही समय के लिए, मतलब कुछ ही महीने के लिए अगर दे देता है बैंक या आरबीआई के पास, आप जमा कर दीजिएगा, तो कुछ अल्पकालीन ऋण होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है जरा समझिएगा। कुल जमा राशि का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक के द्वारा कहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, आरबीआई के पास जो है कि नकदी रूप में जो है कि आपको जमा करवाना होता है। इसे समझिएगा क्या मतलब की बात कर रहे हैं। ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो है। मतलब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंक, जो कोई भी बैंक स्थापित होगा ना, जैसे मान लेते हैं कि SBI है, चाहे मान लीजिए कि देना बैंक है, चाहे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोनो बैंक मान लीजिए, ठीक है। आ रहा है समझ में जो बोल रहे हैं। यस सर। जी सर। जब ई बैंक क्या करता है, तो ई बैंक अपना आरक्षित, जो नगद आरक्षित का अनुपात है, उस अनुपात को कहां जमा करके रखता है, ये जमा करके रखता है आपको आरबीआई के पास, कि अगर कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ये बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। मान लेते हैं दिवालिया, जैसे सहारा इंडिया का नाम सुने थे, सहारा इंडिया जो भाग गई, यस तो सर। सहारा इंडिया जैसे आपको भाग गई, फाइनेंस कंपनी थी, है ना, तो भाग गई, तो वो जो है कि आपको इसलिए इसको रखा जाता है कि अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाती, तो इसमें रखा गया व्यक्ति का पैसा को हम क्या करेंगे, भारत सरकार जो है कि आपको
इसको वापस कर देगी समय के हिसाब से। इसको जो है कि वापस लौटाने के लिए भी भारत सरकार के पास कुछ रहना चाहिए। इसीलिए इसको कंपनी जो है कि आपको जो भी बैंक कंपनी होगी उससे जो है कि आपको ये रखा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो जो है कि आपको रखा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सर सर वो वो सब तो कहाँ का बैंक था, खोलने सहारा? वक्त ही ले लिया जाता है ना। हाँ, सब जो है कि आपको लेगा बैंक खोलने वक्त, है कितना ना, तो 200 आरबीआई के करोड़ पास। शायद जमा करने का रहता है। हाँ, 200 करोड़ रुपया जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा, है ना। सब बैंक खोलने सर का वो जो प्रक्रिया में ही आ जाएगा। था वो कहाँ का था, सहारा वाला? कौन सा सहारा वाला? तो भारतीय का ना था, भाग गया, दिवालिया हो गया, है ना। एक होता है SLR, सर तो भारत से भाग के कहाँ गया होगा सर? दिवालिया वही होगा चला जाता है कंपनी जो है सर। कि आपको दिवालिया होगी, है ना। उसका कंपनी सीईओ दिवालिया जो था मर गया सर, मर चुका सुब्रत है राय। काला कार धन से वही कार है से। सर। हाँ, तो कंपनी विजय दिवालिया माल्या हो वो गया, भी ना भागा था। है ना। अब विजय माल्या का जैसे था ना, वो तो भाग गया ना, पंजाब नेशनल बैंक का है ना। सर। पंजाब का थोड़ी ना, किंग फिशर का ना जाओ जो है कि आपको था, है ना। सर रखा किस था। बैंक का पैसा? बोलिए क्या क्वेश्चन है। सर बोले कि मतलब किसी के पास भी सॉरी बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, आवाज मेरा नहीं जा रहा है? आपका आ रहा है का सर, आ जो रहा है सर। क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका नहीं आ रहा। बोले चंद्र बाबू, क्या बोलना है? पता नहीं, उनके नेटवर्क इशू होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोले सर कि सहारा इंडिया तो अपना पैसा सेवी को दे दिया था ना। सेबी को दिया था वो पैसा। सेबी पे जो है कि सेबी तो आपको एक किसका जो, प्रकार के आरबीआई के अंडर एक बैंक ना है सर, वो हाँ, थोड़ी ना। वो तो शेयर बाजार का नियंत्रण जो है कि आपको करता है शेयर सेबी, वो बाजार, तो है हाँ। ना। एक प्रकार की बैंक है ना। सेबी जो है कि आपको शेयर स्टॉक बाजार, जो भी एक्सचेंज। आपको शेयर बाजार होता है, शेयरों का जो है कि नियंत्रण करने वाले जो है कि आपको प्रमुख संस्था है उसे शेयर भी, बाजार है ना। करने उसी के में पहले एक सेवी हाँ, डीमेट लॉस लगा अकाउंट था। खोला जाता है। अरे तो मतलब पैसा किससे, तो पैसा इसको जो है, लॉस लगा, अरे तो लॉस पैसा लगा किससे लिया? पैसा आम जनता से लेकर जो है कि आपको सेबी में। तो ये बैंक जी सब सर। क्या करता है? बैंक सब जो है कि सबका शेयर होता है, सबका शेयर होता है। अब जब शेयर मार्केटिंग में जाइएगा तो हर एक बैंक का अपना अपना शेयर होता है। ये सब शेयर, सब जो है कि शेयर मार्केटिंग में अपना अपना पैसा लगाया रहता है। तो यही शेयर मार्केटिंग में पैसा इसका डूब गया। पैसा डूबने के कारण किसका डूबा? जो आम जनता जमा किया था उसका पैसा डूब गया। तो सर उसी तो उस पैसा पे का ना कार्रवाई रिकवरी नहीं जो है कि होती आपको हो है? रहा है। हाँ? हेलो सर सर। जो डुबा देता है पैसा, सबका अब लेके सेबी में भाग लगा जाता है रहा है, वो सर। शेयर बाजार है, कब जो है कि अप होगा कब डाउन होगा उसका कोई ठिकाने नहीं। वापस हो रहा है, लेकिन कम कम करके पैसा, वापस हो रहा है। हाँ, तो कम कम करके वही तो बोल रहा है कि भारत सरकार के पास जो रखा होगा उसी में से जो है कि आपको वापस जो है कि कर करके जो है कि आपको मिलेगा, सबको पूरा थोड़ी ना मिलेगा। फिलहाल अभी हाँ 15,000 बोलिए, 10,000 ऐसे कर करके जमा करके वापस कर रहा है। बोलिए बोले ना। कि सर कोई भी बैंक चलाने के लिए मतलब खोलने के लिए 200 करोड़ रुपया बोले सर। जैसे 115 करोड़ जेवर और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा जो बोले सर। हाँ, तो 115 करोड़ रुपया का जो है कि आपको गोल्ड जो है कि आपको, और रुपया जो है कि आपको रखना पड़ेगा। आप 85 करोड़ जी का मतलब विदेशी मुद्रा जो है कि आपको, वो छापने हाँ, के लिए। कोई भी प्राइवेट बैंक सर खोलेगा तो इतना उसके पास रहना चाहिए सर। हाँ, अगर वो छापेगा पैसा को तो इतना इतना होना चाहिए उसको, है ना, छापेगा तो। जैसे सर मान लेते विजया बैंक हो या कैनरा बैंक हो या कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब ये चीज से वो गुजरे होंगे, मतलब किए होंगे सर। हाँ, तो बिल्कुल जितना जो है कि टर्म्स कंडीशन है सबसे गुजरा ना होगा। अब विजया बैंक, देना बैंक की आपको खाली आप अपना खाली गांव का अकाउंट में दिखवाइएगा पूरा। अगर बैंक का जो है कि रेशियो दिखवाइएगा तो आपके गांव के अकाउंट में खाली जो है कि आपको 30 करोड़ रुपया से कम नहीं निकलेगा पूरा, है ना। आप क्या समझ रहे हैं? और वैसा वैसा भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न गाँवों में शाखा है कि नहीं? जी हमारा जी। गांव उस बहुत में सर गरीब है। एगो था सर इलाहाबाद गांव बैंक, गरीब बहुत कैसे है? पुराना क्या बैंक बात है। करते हैं, गांव गरीब है? ऐसा हो ही नहीं सकता है गांव गरीब है ना। मुखिया के चुनाव में 50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया जो है कि 3 गो कैंडिडेट खड़ा हो गया तो जो है कि आपको खर्चा कर देता है, कहते हैं गांव गरीब है। गांव गरीब है तो दिखावटा 1 करोड़ रहता है रुपया खाली सर। मुखिया के चुनाव में खर्चा कैसे हो गया, है ना। थोड़ी है कि नहीं है उनके पास। गांव गरीब नहीं है, है ना। सबसे ज्यादा कैश होगा तो पूरा सर पैसा गाँव में गांव में होगा ही रहता है। हाँ? अरे सर। ऐसा रहता ऐसा है कि गांव नहीं है, सर? मेरे सबसे ज्यादा मेरे कैश। मेरे गांव में एगो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका एक दिन का खाली जो है कि आपको ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, खाली निकाल और देने का जो है कि कम से कम 25 लाख प्लस का जो है कि आपको होगा एक दिन का खाली ट्रांजैक्शन, खाली निकालने और पैसा जमा करने की बात नॉर्मल कर डे रहे का हैं, एक बता दिन रहे का। होंगे आप। जी हर नॉर्मल डे की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये चलिए आगे रहे, तो फिर चर्चा होते होते 12 तो बजाइए दिए, 5वें नंबर सवाल पे है। ठीक है, आगे आते हैं। छह की SLR की एवरेज बात लेके करेंगे। चलिएगा सर। SLR की बात करेंगे, सब्सट्रेटर जो के लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, कुल जमा का प्रतिशत है जिससे जिससे बैंकों की नकदी, सरकारी प्रतिभूतियां या सोने जैसी तरल संपत्ति के रूप में जो है कि अपने पास जो है कि आपको रखना पड़ता है। ये SLR कौन, तो ये बैंक रखता है। और बैंक कब रखता है, ये नकदी रुपया रखेगा, है ना, सरकारी प्रतिभूति रखेगा, सोना रखेगा, है ना, ये सब जो है कि आपको रखता है। जबकि CRR और SLR में जो है कि आपको कुछ भी जो है कि आपको क्या नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। लाभ नहीं मतलब करना पड़ेगा। CRR देगा या SLR जो है क्या RBI के पास दोनों जमा करेगा, इसमें RBI उसको 1 रुपया का लाभ नहीं देने वाला है, 1 रुपया भी उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बैंक चलाने के लिए दोनों रुपया क्या करना पड़ेगा, RBI के पास जो है कि आपको जमा रखना पड़ेगा। यदि RBI के द्वारा CRR या SLR या रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो बाजार में क्या हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है ना। रेपो रेट जैसे ही बढ़ा देंगे, अब हम दे रहे थे, RBI दे रहा था 5% के हिसाब से दे रहा था। RBI बोल रहा है कि अब जिस बैंक को पैसा हमसे लेना है, रेपो रेट लगेगा कितना परसेंट, अब जो है कि 8% लगेगा। तो 8% जब पैसा वो खुद RBI से महंगा लेके आएगा तो आपको थोड़ी सस्ता दे देगा। वो 8 लाएगा तो आपको कितना देगा, 10-11 से कम तो देगा नहीं आपको, है ना। तो 10-11 खुद जो है कि आपको देगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब रेपो रेट जब मार्केट में बढ़ जाता है, RBI बढ़ा देता है, तो मार्केट में क्या हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति जो है कि आपको घट जाता है। मतलब मुद्रा का जो है कि आपको रेशियो जो है कि आपको कम हो जाएगा कहाँ पे, बाजार में, ना सर, है ना। तरलता की कमी जो है कि मुद्रा की कमी आ जाएगी बाजार में। और ऐसा मुद्रास्फीति को, है ना, क्या करने के लिए, ज्यादा मुद्रा मार्केट में ना हो जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है कि ऐसा किया जाता है। जबकि RBI द्वारा CRR और SLR और रेपो रेट को घटा दिया जाए तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो बाजार में पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगा कि कम होगा, सो बताइए। पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। हाँ, तो मंदी जो है कि आपको, मंदी से निपटने के लिए जो है कि आपको ऐसा किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम आ जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगा। हाँ, तो वही तो बात कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट जो है कि आपको जो CRR जो आपको दे रहा है, वही अगर जो है कि आपको घटा दे, SLR घटा दे, तो जो है कि क्या हो जाएगा, तो आपूर्ति जो है कि बढ़ जाएगा। मतलब पैसा बहुते हो जाएगा बैंक के पास, सबके दे देगा, सबको देगा, तो क्या हो जाएगा, तो देश में मंदी से जो है कि आपको निपटने के लिए जो है कि ऐसा किया जाएगा। ओपन मार्केट की बात करेंगे। ओपन मार्केट क्या होता है जरा देखिएगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों की खरीद बिक्री किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को ओपन जो है कि आपको मार्केट ऑपरेशन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। बड़ा इसमें समझाने वाला चीज बंद हो गया है ना सर, कहाँ से, अभी भी तो जो है कि प्रतिभूति को जो है कि बेचबे करता है, ट्रेजरी को जो है कि आपको बेचबे करता है। अब जैसे देखिएगा, ओपन मार्केट कैसे नहीं है, LIC का क्या किया, ओपन मार्केट किया तभी ना जो है कि 99% उसका जो है कि शेयर जो है कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा, तब ना जो है कि आदमी आपको खरीदा। ओपन मार्केट का मतलब हुआ कि कोई भी प्रतिभूति को खरीद सकता है, उसके शेयर को क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है ना, तभी ना ओपन। एक होता है कोई कंपनी जो है ना कि 50% जो है कि अपने पासे रखता है, अब 50% को मार्केट में छोड़ देता है, किसके लिए, बेचने के लिए। अभी 50% को खरीदने वाला अब जो है कि ABCD नाम का कोई व्यक्ति होगा, अपना खरीदेगा, है ना। अब जो है कि LIC क्या किया, LIC जो है कि 99% अपना शेयर को क्या किया, ओपन मार्केट में छोड़ दिया है। अब जिसको मन है वो खरीद सकता है, उसका शेयर बढ़ेगा तो उस व्यक्ति जो खरीदा है उसका भी शेयर में वृद्धि होगा, अगर गिरेगा तो व्यक्ति जो खरीदा हुआ है उसके भी शेयर में जो है कि आपको क्या होगी, गिरावट जो है कि आपको होगी। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, अगला है 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर है, कितना पेज है, तीसरे पेज में लटक गए हम लोग। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च संस्थान निकाय कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय कौन होगा, विकास परिषद जो है कि आपको होगा NDC। अब तो ये तो खत्म हो गया, NDC है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना अर्थात पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको कौन बनाता है, तो योजना आयोग जो है कि आपको बनाता है, लेकिन इसको अनुमोदन कौन करता है, तो अनुमोदन करता है NDC जो है कि आपको करता है। योजना आयोग की बात करेंगे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जो है कि योजना आयोग की स्थापना किया गया, और इसे 2014 में क्या किया गया, 2014 में जो है समाप्त कर दिया गया। और इसी के 2014 में इसके स्थान पे कौन आया, इसके स्थान पे आया नीति आयोग जो है कि आपको इसके स्थान पे जो है कि आपको आया। क्लियर है।
इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, मोदी जी। है ना। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही यह वैधानिक जो है कि आपको निकाय होता है। योजना आयोग एक प्रकार का कैसा निकाय है? तो एक सलाहकारी निकाय है। सरकार को क्या देता है? सलाह जो है कि आपको देने के लिए काम करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की करेंगे, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसके पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। ये भी ना तो संवैधानिक है और ना ही जो है कि वैधानिक है ना। पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे। पहले पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। पहले पंचवर्षीय योजना कॉस्ट मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या था? ये सब जो है क्या, आइए पहले पंचवर्षीय, देश में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चले थे? देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको चले थे, जो 1951 से लेकर कब तक चलाए गए थे? 2017 तक चलाए गए थे। जिसमें से पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच कौन सा मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। दूसरा जो है कि 56 से 61 तक महालनोबिस मॉडल पे। तीसरा 61 से 66, चौथा जो है कि आपको 69 से 74 के बीच में था। पांचवा 74 से 78 तक था। और ये कौन सा मॉडल पे था? ये था आपका डीपी धर। और याद रखिएगा, ये 5वां नंबर का पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों के लिए चला था। कितने वर्ष के लिए चला था? 4 वर्ष के लिए चला था। पंचवर्षीय जो योजना होता है ना, वो 5 वर्षों के लिए चलता है। लेकिन चौथा नंबर का पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए चला? ये 4 वर्षों के लिए चला। यो क्वेश्चन पूछा है। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं लिखा है सर, अवकाश नीचे लिखा हुआ, आगे लिखा होगा अवकाश दिया होगा नीचे, है ना। छठा जो है कि 80 से 85, 7वां 85 से 90, 8वां उसके बाद जो है कि 92 से 97, 9वां 97 से 2002, 10वां जो है कि 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012, 12वां 2012 से 2017। योजना अवकाश कब कब लगा? तो 1966 से लेकर 1969 तक लगा है। 1978 से लेकर 1980 तक लगा है। 1990 से 1992 तक जो है कि योजना अवकाश जो है कि आपको लगा है। प्लानिंग योजना के बारे में क्या है दिया है? यह एक निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना है। योजनागत जो है कि विकास, प्लानिंग जो है कि आपको डेवलपमेंट, प्लानिंग जो है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? विशेषता होने वाला है। विश्व का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा कहां पे शुरू किया गया? यह शुरू किया गया सोवियत संघ रूस से। इसीलिए पूछता है, ये भी सवाल पूछता है कि हम लोग का जो पंचवर्षीय योजना है किस देश पर आधारित है? तो ये रूस से जो है कि आधारित होने वाला है। किससे? सोवियत संघ रूस से जो है कि आपको लिया गया है। और यह योजना फील्डमैन मॉडल पे जो है कि आपको आधारित जो है कि आपको था। योजना का उद्देश्य क्या था? देश का विकास करना था, गरीबी को समाप्ति करना था। कौन सा योजना है? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और आत्मनिर्भर जो है कि आपको प्राप्त करना था। भारत का पंचवर्षीय योजना, है ना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुआ था। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 2017 तक। और 3 बार योजना अवकाश लगा था 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92। और कुल जो है कि आपको 7 जो है कि आपको वार्षिक योजनाएं जो है कि आपको चलाई गई थी। आगे देखते हैं। योजना आयोग द्वारा जो है कि पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जाता है। योजना आयोग यह मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। यह गैर संवैधानिक संस्था होने वाला। उद्देश्य क्या है? भारत के विकास और योजना के लिए पंचवर्षीय योजना को बनाना। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। समाप्ति 2014 में कर दिया गया इसका। योजना आयोग के जगह पर अब जो है कि कौन काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। और नीति आयोग की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह हुआ था 1 जनवरी 2015 से हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना होता है। और इसे सुपर जो है कि कैबिनेट भी कहा जाता है। किसको? एनडीसी को कहा जाता था। पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग अब नीति आयोग के सचिव का इसका सचिव होता है। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, कौन सा मॉडल, ये सब तो कर ही लिए हैं, तो फिर से कहा दे दिया। पहला जो है कि आपको 1951 से 56 मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पे जो है कि आधारित था। दूसरा 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, भारी उद्योग को बढ़ावा देना था। और तीसरा जो है कि आपको जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती जो है कि मॉडल पे आधारित था, जो आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना था। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक लगा था। तो चतुर्थ जो है कि 1969 से 1974 तक गॉडगिल मॉडल पे था। और इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या था? स्थिर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। पांचवा जो है कि 74 से 78 तक डीपी धर मॉडल पे गरीबी हटाओ जो है कि आपको इसमें नारा था।
पांचवा के बाद योजना अवकाश हुआ था 78 से लेकर 80 तक योजना अवकाश हुआ था। छठी 80 से 85 तक हुआ था और इसमें गरीबी निवारण, रोजगार का सृजन करना उसका उद्देश्य था। सातवीं की बात करेंगे, सातवीं 1985 से 90 और उसके बाद 85 से योजना 90 अवकाश चला 90 से 92 योजना अवकाश चला। आठवीं 92 से 97 मिलर मॉडल पे आधारित था और मानव संसाधन का विकास करना था। नौवीं की बात करेंगे 97 से 2002 तक और इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय एवं समानता का विकास करना था। 10वीं 2002 से 2007 तक और देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना था। 11वीं 2007 से 12 तक तीव्र जो है कि समावेशी का विकास और 12वीं 12 से 17 तीव्र समावेशी और सतत विकास जो है कि आपको करना था। पहले पंचवर्षीय योजना, फिर से ये सब रिपीट कर रहा है पता नहीं। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। इसका ये उद्देश्य क्या था, पूछता है कृषि, सर फिर समावेश हाँ ऑप्शन इसका में भी नीचे लिखा है, नीचे दिया हुआ है हाँ ना, इसीलिए कृषि का विकास पर जो है कि आपको सिंचाई और परिवहन का विकास करना था। और पहला पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 से 56 के बीच भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की शुरुआत, हीराकुंड बांध की शुरुआत और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। ठीक ना। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया, 1950 में जो है कि आपको किया गया। CSO की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1951 में किया गया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह क्वेश्चन पूछा गया है, कब की शुरुआत है इसकी, 1952 की शुरुआत जो है कि आपको होने वाली है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसकी स्थापना होगा। भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसे परिवार नियोजन लागू किया था, कब, 1952 में लागू जो है कि आपको किया था। आयात जो है कि आपको प्रतिस्पर्धन पर जोर जो है कि आपको है ना दिया गया था और 5 IIT संस्थान की स्थापना किया गया था। सब कैमा पंचवर्षीय योजना में सबका सब घटना है, ये सब का सब घटना जो है कि आपको पहला पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको होने वाला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच था और यह कौन सा मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, है ना। और महालनोबिस मॉडल या नेहरू महालनोबिस मॉडल इसे कहा जाता है और यह सोवियत संघ के 1928 के फील्ड मैन योजना पर जो है कि आपको क्या था, इसी ही प्रभावित जो है कि योजना था। और इसका उद्देश्य क्या था, पब्लिक सेक्टर का विकास और रैपिड जो है कि इंडस्ट्रियल पर जोर जो है कि आपको देना था और भारी उद्योग और तीव्र जो है कि औद्योगिकरण करना था। और इसी के तहत दुर्गापुर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस के सहयोग से, जबकि राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से जो है कि आपको स्थापित किया गया था। और स्टील प्लांट की स्थापना सामाजिक और समाजवादी ढांचा का क्या करना था, विकास करना था। और भारत सहायता क्लब की स्थापना किया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत LIC की स्थापना कब किया गया, 1956 में जो है कि आपको किया गया था। और भारत का पहला स्टील एंड आयरन प्लांट टिस्को भी स्थापित जो है कि आपको हुआ था। और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है कि आपको था और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था। साक्षी जमशेदजी टाटा झारखंड में जो है कि आपको हुआ था, जिसे टाटा नगर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। भारत में नियोजन का वास्तुकार PC महालनोबिस को माना जाता है। PC महालनोबिस के जयंती 29 जून को नेशनल स्टैटिकल डे जो है कि स्टैटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, आत्मनिर्भर इसका उद्देश्य था और इसे गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। और इस समय योजना जो है कि आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष धनंजय रामचंद्र गाडगिल जो है कि आपको थे। इस योजना के दौरान जो कृषि नीति अपनाया गया था, जिसे ही हरित क्रांति का जन्म जो है कि आपको देता है। और तीसरे में ही एक स्टील प्लांट की स्थापना होती है, इसका नाम क्या था, बोकारो स्टील प्लांट था 1964 में। और इसकी स्थापना कौन करता है, किसके सहयोग से होता है, रसिया के सहयोग से जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको होता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना 1965 में जो है कि आपको होता है। और मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया, 1966 में जो है कि आपको किया गया था। और अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, VVI है, कब हुआ है, 1949, 1966 और 1991 में जो है कि आपको उन्मूलन मतलब, मुद्रा का उन्मूलन मतलब कि डीमोनेटाइजेशन जो है कि आपको कर दिया गया, मतलब कि उसके मुद्रा का जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को गिरा दिया गया है ना, गिरा दिया गया। इसमें 2019 नहीं लिखा है सर, उसका विमुद्रीकरण, मतलब विमुद्रीकरण का मतलब होता है मुद्रा को बदलना, इसका वैल्यू को गिराना, दोनों में अंतर नहीं है। गिराया गया था 1991 में नहीं हुआ था, कितना हम लोग का नहीं, जैसे पैसा समाप्त हो गया था, इसमें जो है कि आपको ये थे मनमोहन सिंह जो थे देश के निकाले थे, है ना,
वित्त मंत्री थे, उसमें मुरारजी उसी देसाई समय का न शासनकाल सोना चल गया था कितना टन सर, अभी आया है। हम्म। अब यहाँ से जो बात करेंगे ना, कल से बात करेंगे पेज नंबर 5 से, ठीक ना? याद बहुत रखिएगा, अच्छा पेज दिया है नंबर सर 5 इसमें से जो है पूरा। कि आपको बहुत सब बड़के को सब कुछ। पूरा लगता है इकोनॉमिक्स यही क्वेश्चन में हिला दिया। अरे लग रहा है बहुत पूरा इकोनॉमिक्स है, इतना सफिशियंट फाउंडेशन है। इकोनॉमिक्स है ना कि इसका इकोनॉमिक्स अगर पढ़ के चल जाइएगा ना, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, करंट वाला पे ज्यादा पोर्शन पे पकड़ लेना है, और इसका इकोनॉमिक्स जितना दिया है ना इतना ही कर लीजिएगा ना।